सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर श्रेयास प्लैनेट। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नासा रोग। ठीक है, एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने नोज़ की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जो हमारा ऑल्फैक्टरी पाथवे होता है वो डिस्कस कर लिया था। अलॉन्ग विथ हमने नासा रोगों की संख्या हमने डिस्कस कर ली थी और उनके नाम भी याद करने की ट्रिक हम देख चुके थे। सबसे पहले हमें देखना है अपीनस। तो अपीनस जो रोग है ये नासागत रोग है और इसमें जो दोषों का रोल होता है वो होता है वात और कफ। ठीक है, शास्त्रकारों ने पीनस और अपीनस का एक ही अर्थ में प्रयोग किया है। जिस रोग में नाक रुका हुआ सा, ठीक है, आनह्यते यस्य विधूप्यते च प्रक्लिद्यते शुष्यति चापी नासा। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, आनह्यते विधूप्यते यानी नासा अनह्यते यानी रुका हुआ सा, और विधूप्यते यानी धुआं सा निकलता हो नासिका से, और प्रक्लिद्यति नासा कभी गीली रहती हो, शुष्यति चापी और कभी सूख जाती हो, निवेत्ति यो गंध रसांश्च और रोगी को गंध और रस का ज्ञान नहीं होता हो, जंतु जुष्टम व्यवस्येत अपीनसेन, उसको अपीनस कहते हैं। यह वात और कफ के प्रकोप से उत्पन्न होता है तथा इसमें प्रतिश्याय के समान लक्षण मिलते हैं। ठीक है, और प्रतिश्याय समान लिंगम, तो क्या बोल रहे हैं कि अनह्यते यानी नाक रुका हुआ सा होगा। इसके अलावा विधूप्यते प्रक्लिद्यते, शुष्यते चापी यानी धुआं सा निकलेगा नासिका से, कभी वो क्लिद्यति यानी कभी गीली हो जाएगी नासिका, कभी सूख जाएगी। नेवेत्ति यो गंध रसांश्च जंतु जुष्टम व्यवस्येत पीनसेन। ठीक है, और गंध और रस का ज्ञान नहीं होगा, इसको क्या कहा जाता है, अपीनस कहा जाता है, और इसमें प्रतिश्याय के जैसे लक्षण भी मिलते हैं। फिर देखो चिकित्सा पे आते हैं। तो चिकित्सा में क्या बोला आचार्य सुश्रुत ने, अपीनस और पूतिनस्य को एक ही प्रकार की चिकित्सा बताई है। ठीक है, तो अपीनस और पूतिनस्य की सेम चिकित्सा बताई है। क्या बोला है, पूर्वादिष्टे पूतिनस्य च जंतो स्नेह स्वेदो छर्दनम स्रंसनश्च युक्तम भक्तम तीक्ष्णम अल्पम लघु स्याद उष्णम तोयम धूमपानश्च काले। अपीनस तथा पूतिनस्य में स्नेहन स्वेदन करा के, ठीक है, पहले क्या कराना है, स्नेहन स्वेदन कराना है, फिर वमन विरेचन कराना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कराना है, स्नेहन स्वेदन कराना है, वमन विरेचन कराना है, तीक्ष्ण लघु पाकी तथा अल्प भोजन देना है। कैसा कैसा, तीक्ष्ण, लघु पाकी और अल्प भोजन देना चाहिए। पीने के लिए उष्ण जल दें तथा योग्य काल में धूमपान करें। तो पीने के लिए क्या देना है, उष्ण जल देना है और योग्य काल में धूमपान कराना है। तो देखो वात और कफ है इसमें, तो उसी के नाशक चिकित्सा होगी। तो देखो स्नेहन स्वेदन, वमन विरेचन, तीक्ष्ण लघु पाकी, अल्प भोजन देना है और उष्ण जल देना है। ठीक है, क्योंकि वात कफ दोनों का गुण शीत होता है, तो हमें उष्ण जल देना है और योग्य काल में धूपन कराना है। इसके अलावा देखो हिंगू आदि अपीडनस्य देना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि हिंगू आदि, तो वात का शमन करने में हिंगू बहुत अच्छा बताया गया। तो हिंगू, त्रिकटु, इंद्रयव, श्वेत पुनर्नवा, लाक्षा, तुलसी, इन सब का क्या करना है, अपीडनस्य बनाना है और ये देना है रोगी को। आधुनिक मतानुसार इसे क्या बोला जाता है, क्रॉनिक राइनाइटिस के साथ इसका समन्वय किया जाता है। ठीक है, तो अपीनस अगर लिखने के लिए आता है एग्जाम में तो आपको अपीनस भी लिखना है, साथ साथ आपको क्रॉनिक राइनाइटिस के बारे में भी लिखना होगा। नेक्स्ट आता है पूतिनस्य। ठीक है, तो पूती यानी, पूती का मतलब होता है दुर्गंध। ठीक है, तो दुर्गंध कब आती है, जब इंसान पीकर आएगा। तो पित्त, कफ और रक्त का रोल होता है इसमें। अब देखो क्या होता है, दोषे विदग्धे गल तालु मूले संवासितो। तो दोष क्या होते हैं, विदग्ध होकर गल तालु के मूल में संवासित हो जाता है। यस्य समीरणस्तु निरेति पूति मुख नासिकाभ्याम तु पूति नस्य प्रवदंती रोगम। तो इसमें क्या होता है, दोष विदग्ध होकर, और विदग्ध का क्या मतलब है, सरक्त पित्त श्लेष्मा। ठीक है, सरक्त पित्त श्लेष्मा की गर्मी से लवण और अम्ल रस में विरुद्ध पाक होने से पूती भाव को प्राप्त हुए कफ, पित्त और रक्त इकट्ठा होते हैं। ठीक है, फिर ये इकट्ठा होकर कहाँ जाते हैं, कंठ और तालु के मूल में स्थित होकर। ठीक है, विदग्धे गल तालु मूल संवासितो यस्य दुर्गंधित वायु
मुख और नासिका से निकलती है, ठीक है, मुख और नासिका से दुर्गंधित वायु निकलती है, उस रोग को पूती नस्य कहा जाता है, ठीक है। तो ये बता दिया कि पूती नस्य किसे कहेंगे। इसमें दोष कौन कौन से होते हैं, इसमें दोष होता है पित्त, कफ और रक्त, और इसमें जो दोष होते हैं वो विदग्ध होते हैं। विदग्ध होने का क्या मतलब है, रक्त पित्त और कफ ये गर्मी से लवण और अम्ल रस में विरुद्ध पाक होने से ये पूती भाव को प्राप्त होते हैं, और इससे क्या होता है, मुख और नासिका से क्या होती है, दुर्गंध आती है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे पूती नस्य कहते हैं। फिर आता है, अब इसकी चिकित्सा देखते हैं पूती नस्य की। तो इसकी चिकित्सा अपीनस और पूती नस्य की चिकित्सा समान बताई हमने इससे ऊपर देखा। तो अपीनस में हम क्या कर रहे थे, स्नेहन, स्वेदन, विरेचन करा रहे थे, वमन करा रहे थे, धूम नस्य और अपीडन नस्य दे रहे थे, हिंगु आदि औषधि का, ठीक है। आधुनिक मतानुसार इसे एट्रोफिक राइनाइटिस कह सकते हैं, ठीक है। आधुनिक मत से इसे क्या बोला जाता है, एट्रोफिक राइनाइटिस। अभी देखते हैं एट्रोफिक राइनाइटिस क्या होता है। ऑल्सो कॉल्ड ओजीना is a condition characterized by atrophy of nasal mucosal membrane and turbinates, ठीक है। तो अगर nasal mucosal membrane और turbinates की एट्रोफी होती है तो क्या देखा जाता है, एट्रोफिक राइनाइटिस उसे बोला जाता है। पेशेंट एमिट्स फाउल स्मेल फ्रॉम नोज, तो पेशेंट की नोज से क्या आती है, फाउल स्मेल आती है। अब इसमें एज एटियोलॉजी अगर हम देखें तो ये 15 to 40 ईयर्स की एज में कभी भी हो सकता है। इट इज मोर कॉमनली सीन इन फीमेल्स, फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है। और इसके कॉजेज क्या है, देखो, हेरिडिटरी, एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंस और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो हेन से याद रखना कि एट्रोफिक राइनाइटिस के कॉजेज क्या है, हेरिडिटरी, एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंसेस एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अब देखो सिम्टम्स, तो सिम्टम्स में क्या है, तो हमें पता है एक पेक्यूलियर स्मेल आ रही है, फाउल स्मेल आ रही है, तो नोज एमिट्स अ फाउल स्मेल। दो पेशेंट इज नॉट अवेयर ऑफ दिस ड्यू टू एट्रोफी ऑफ नर्व्स, मर्सीफुल एनोस्मिया मिलेगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, नोज इज फुल ऑफ फाउल स्मेलिंग क्रस्ट, और नोज में क्या मिलेंगे, फाउल स्मेलिंग क्रस्ट देखने के लिए मिलेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एपिस्टेक्सिस में अकर ऑन रिमूविंग द क्रस्ट, और कई बार ऐसा होता है कि हमको क्रस्ट अगर जब हमें मिल रहे हैं तो हम क्रस्ट को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो रिमूव करने में जब हम क्रस्ट निकालते हैं तो वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है, एपिस्टेक्सिस हो सकता है, और हियरिंग इम्पेयरमेंट भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो फाउल स्मेल आएगी, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, क्रस्ट देखने के लिए मिलेंगे, एपिस्टेक्सिस हो सकता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। साइंस, द ब्रिज ऑफ द नोज इज यूजुअली डिप्रेस्ड, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है एट्रोफिक राइनाइटिस का, जो ब्रिज है, नेजल ब्रिज है, जो हमने देखा था ये जैसे आए हमारे नेजल ब्रिज है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये डिप्रेस्ड मिलेगी, ऐसे मिल सकती है, ठीक है। The mucosa of nose is pale and atrophic and is filled with grayish black dry crust देखने के लिए इसमें मिलेंगे। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इसमें क्या करते हैं, एल्केलाइन नेजल डाउचिंग करी जाती है, ठीक है। नेजल ड्रॉप्स इसमें देखते हैं, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स 25% ग्लूकोज एंड ग्लीसरीन, द ग्लूकोज इज फर्मेंटेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम ग्लूकोज और ग्लिसरीन देते 25% ग्लूकोज, तो इसमें ग्लूकोज क्या होता है, फर्मेंटेड होता है लैक्टिक एसिड में, और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है या ग्रोथ होने से बचाता है। ग्लिसरीन प्रिवेंट्स ड्राइंग ऑफ द नेजल म्यूकस। नेक्स्ट आते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं। एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑफ द पेशेंट, क्योंकि न्यूट्रिशन अच्छा होगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी अपने आप में ही, ठीक है। इसके अलावा वेजोडायलेटर्स इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द नोज, तो वेजोडायलेटर दिए जाते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में इसमें यंग्स ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें यंग्स ऑपरेशन इज डन टू ब्लॉक एंटीरियरली द नॉस्ट्रल्स बाय रेजिंग द म्यूकोजल फ्लैप, तो म्यूकोजल फ्लैप को रेज किया जाता है और सूचर कर दिया जाता है। मीडियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेटरल वॉल ऑफ नोज, ये ट्रीटमेंट किए जाते हैं। अब इसको थोड़ा इसको देख लेते हैं, अगर यहाँ पे अटैच है तो। एट्रोफिक राइनाइटिस, तो देखो ये देखने में ऐसे प्रेजेंटेशन रहती है, ओजैनिया कहते हैं, ओजैना इसे बोला जाता है। और यहाँ पे देखो यंग्स ऑपरेशन दिखा रखा है, ठीक है। यंग्स ऑपरेशन में क्या कर रखा है, यहाँ पे नॉस्ट्रल्स को ब्लॉक करा जाता है एंटीरियरली, इसमें म्यूकोजल फ्लैप्स लेते हैं और उसको एंटीरियरली
सूचर कर देते हैं। ठीक है, अब ये दो तरह से होता है, यंग्स ऑपरेशन और मॉडिफाइड यंग्स ऑपरेशन, ऐसे करके इसमें दिखा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नासापाक। तो नासापाक क्या होता है, देखो, घ्राण आश्रितम पित्तम अरुंशी कुर्याद अस्मिन। देखो पाक है यहाँ पे, पहले तो दोष देख लेते हैं, कौन सा दोष होगा, पित्त दोष होगा यहाँ पे। ठीक है, घ्राण आश्रितम पित्तम अरुंशी कुर्याद अस्मिन विकारे बलवांश्च पाकः तम नासिका पाकम इति व्यवस्येद विक्लेद कोथ अपि यत्र दृष्टौ। नासिका में स्थित पित्त छोटी छोटी फुंसियां उत्पन्न करता है, पित्तम अरुंशी। ठीक है, छोटी छोटी फुंसियां उत्पन्न करता है, बलवान पाक होकर नासिका पक जाती है। उसमें क्या होता है, सड़न होती है, गीलापन होता है, क्लेद और कोथ होता है। उस विकार को क्या कहा जाता है, नासिका पाक कहा जाता है। ठीक है, नासिका में स्थित पित्त छोटी छोटी फुंसियां उत्पन्न करता है, बलवान पाक होकर नासिका पक जाती है, उसमें सड़न और गीलापन होने लगता है। उस विकार को हम क्या कहते हैं, नासिका पाक कहते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी फुंसियां होंगी। अब देखो कहीं भी पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है तो अरुणशिका, फुंसी, ये सारी पित्त की वजह से होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पित्तम अरुणशी, छोटी छोटी फुंसी होगी, पाक बलवान होगा, नासिका पक जाएगी। अब वेरेवर कहीं भी पाक होता है, ठीक है, उसमें क्या होगा, सड़न होगा, गीलापन होगा, पस कलेक्शन होगा। ठीक है, क्लेद और कोथ उत्पन्न होगा। ठीक है, तो विक्लेद कोथप वपी यत्र दृष्ट हो, तो पाक में क्या मिलेगा, क्लेद और कोथ मिलेगा। ठीक है, उस विकार को नासिका पाक कहते हैं। अब इसकी चिकित्सा क्या, देखो पाक हो रहा है तो बाह्य और अभ्यंतर सब प्रकार से पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। तो इसमें पित्तनाशक क्या होता है, रक्तमोक्षण, छीरी वृक्ष, ठीक है, पित्त शामक होते हैं छीरी वृक्ष की छाल के कषाय से परिषेक करना है और लेप करना है। ठीक है, तो छीरी वृक्ष के क्वाथ से हमें क्या करना है, परिषेक और लेप कर सकते हैं, पित्तनाशक चिकित्सा करनी है। आधुनिक मतानुसार इसे एक्यूट वेस्टिबुलाइटिस कह सकते हैं। तो हमने 3 डिजीजेस देख ली, अपीनस, पूतीनस्य और नासा पाक। ठीक है, अपीनस में क्या हो रहा था, नासा रुक जा रही थी, कभी गीली कभी सूखी, नासा से धुएं के समान धुएं की प्रतीति होती है और गंध का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, और इसमें प्रतिशाय के लक्षण मिल रहे थे। फिर हमने देखा पूतीनस्य, तो पूतीनस्य में क्या हो रहा है, दुर्गंध आ रही है। ठीक है, मुख नासा से दुर्गंध आ रही है। नासा पाक में हमने देखा पाक हो जा रहा है, क्लेद हो जा रहा है, कोध हो जा रहा है। ठीक है, और वहां पे छोटी छोटी क्या उत्पन्न हो जा रही है, अरुंशिका यानी फुंसियां उत्पन्न हो जा रही हैं। अब आते हैं नासा शोणित पित्त। तो नासा शोणित पित्त का ये जो श्लोक है ये इंपॉर्टेंट है। एक बार 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ये पूरा श्लोक आया था कि और 10 मार्क्स में कि इसको समझाइए, ये क्या किससे रिलेटेड है। तो चतुर्विधम द्विप्रभम द्विमार्गम वक्ष्यामि भूय खलु रक्तपित्तम। तो चतुर्विधम 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो रक्तपित्त 4 प्रकार का होता है। द्विप्रभम यानी इसके 2 स्थान होते हैं, द्विमार्गम 2 मार्गों से जाने वाला होता है, वक्ष्यामि भूय खलु रक्तपित्तम। तो नासागत रक्तपित्त 4 प्रकार का होता है, वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज। 2 स्थानों से उत्पन्न होता है, यकृत और प्लीहा। 2 मार्गों से जाता है, ऊर्ध और अध से यह प्रवृत्त होता है। इसका विस्तार से वर्णन रक्तपित्त के प्रकरण में मिलता है, वाग्भट ने इसका उल्लेख नहीं किया है। रक्तपित्त एक उग्र, शीघ्रकारी व गंभीर व्याधि है, जैसे चरक आचार्य ने कहा है। तो रक्तपित्त क्या है, एक उग्र, शीघ्रकारी और गंभीर व्याधि है। ठीक है, और इसके लिए क्या बोला गया है, देखो, महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी च। ठीक है, रक्त धातु का कार्य जीवन दान करना है, अतः रक्त क्षय की शीघ्र अतिशीघ्र नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि रक्त निकल रहा है ना। ठीक है, नासा से रक्त निकल रहा है, तो नासागत रक्तपित्त की शीघ्र अतिशीघ्र नियंत्रित करने की चिकित्सा करनी चाहिए। शरीरगत किसी भी रक्तपित्त की समान ही कारण व लक्षण तो अगर हम नॉर्मल रक्तपित्त भी देखें और नासागत रक्तपित्त देखें तो वैसे ही लक्षण दिखेंगे जैसे ऊर्ध्वगत रक्तपित्त के बताए गए हैं। फिर चिकित्सा इसकी क्या करनी है, तो देखो, साध्य रक्तपित्त एक मार्ग से प्रवृत्त होता है, तो ऐसे करके श्लोक भी आया है, एक मार्गो अनुगतः साध्यम द्विमार्गो याप्यम उच्यते, ऐसे करके आया ना। तो साध्य रक्तपित्त एक मार्ग से प्रवृत्त होता है, रोगी बलवान होता है, रक्तस्राव वेगात नहीं होता, ऐसा रक्तपित्त सुख साध्य होता है। ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में कफ का
वह अधो में वात का संसर्ग होता है। त्रिदोषज रक्तपित्त दोनों मार्गों से प्रवृत्त होता है। तो इसका चिकित्सा सूत्र आता है अक्षीण बलमांसस्य रक्तपित्तम यदश्नतः तद दोषम दुष्टम उत्कृष्टम नादौस्तंभनम अर्हति। तो जिस दोष का बल व मांस छीन ना हुआ हो, ठीक है, अक्षीण बलमांसस्य, और उचित प्रकार से भोजन करता हो, ऐसे रोगी के दोषों से दूषित व उभरे हुए रक्त को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नादौ स्तंभनम अर्हति, ठीक है, स्टार्टिंग में आदौ यानी स्टार्टिंग में रोकना नहीं चाहिए। फिर देखो इसमें बताया शरीर में बढ़े हुए आम दोष के कारण प्रायः पित्त दोष और रक्त धातु वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। अतः आम दोष का पाचन करने के लिए आरंभ से ही ऐसे रोगियों को लंघन देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें चिकित्सा क्या करनी है, लंघन कराना है। आचार्य सुश्रुत ने लंघन, अपतर्पण, मांस रस आदि, उत्पल आदि गण, दूर्वा, पंचवल्कल, ये सारी चिकित्सा बताई है। ठीक है, फिर आता है नासागत रक्तपित्त में नाड़ी व्रण के समान चिकित्सा करनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट आता है कि किसके समान करनी है, नाड़ी व्रण के समान चिकित्सा करनी है। इसमें क्या करना है, देखो शर्करा की पानी में मिलाकर नासापान कराना है। ठीक है, शीतल चिकित्सा हो गई। कच्चे दुग्ध में शर्करा मिलाकर नासापान, द्राक्षा रस में शर्करा मिलाकर नासापान, कच्चे दुग्ध मथन से उत्पन्न घृत अथवा शर्करा के साथ नासापान, शीतल इक्षु रस का नासापान। तो जितनी शीतल चीजें हैं उनको मिलाकर नासापान करा दो। इनके अलावा दाड़िम पुष्प स्वरस का नस्य देना है। ठीक है, दाड़िम किसे बोला जाता है, अनार के पुष्प के रस का नस्य देना है। दूर्वा स्वरस ये रक्त स्तंभन करता है। आम की गुठली के स्वरस का नस्य देना है। प्याज स्वरस का नस्य नासागत रक्तस्राव को बंद कर देता है। तो इंपॉर्टेंट है, देखो देखो यूजुअली कहीं आपको अगर ऐसा मिलता है तो हम ये यूज कर सकते हैं, दूर्वा स्वरस का नस्य दे सकते हैं, प्याज के स्वरस का नस्य दे सकते हैं। ठीक है, दूर्वा वट्ट पल्लव अवलेह, तो ये क्या बोल रहे हैं, देखो इंपॉर्टेंट है, दूर्वा वट्ट पल्लव अवलेह। पल्लव बोला जाता है पत्ते, दूर्वा और वट्ट के। तो 6 ग्राम की हरी दूर्वा और 6 ग्राम वट्ट के कोमल अंकुर को पीसकर 6 ग्राम मधु में मिलाकर खाने को दें। ठीक है, खजूर फल चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर खाने को दें। और इसको आधुनिक मत से हम किससे कोरिलेट करते हैं, इसको हम कोरिलेट करते हैं एपिस्टेक्सिस से। रक्तपित्त है, ठीक है, नासागत रक्तपित्त को एपिस्टेक्सिस से कोरिलेट किया जाता है, इसका समन्वय इसके साथ बिठाया जाता है। तो एपिस्टेक्सिस क्या है, बेसिकली ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज कॉल्ड एपिस्टेक्सिस। दिस इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग नोज ब्लीड। इट इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो ये जनरली देखने के लिए मिलता है, कॉमन है प्रॉब्लम। एटियोलॉजी यूजुअली क्या होता है, इडियोपैथिक हमें पता नहीं होता क्यों हुआ है। और क्या हो सकते हैं इसके कॉजेज, ट्रॉमा हो सकता है ड्यू टू प्रिकिंग ऑफ नोज, फ्रैक्चर हो सकता है नोज का, इन्फेक्शंस लाइक वायरल राइनाइटिस, acute sinusitis, nasal diphtheria, foreign body in the nose, neoplasm, atmospheric changes, excessive use of quinine, salicylates and anticoagulants, systemic diseases like aplastic anemia, hypertension and arteriosclerosis, leukemia, blood cancer and chronic nephritis। तो इनके केसेस में भी हमें क्या देखने के लिए मिल सकता है, एपिस्टेक्सिस देखने के लिए मिल सकता है। तो इसकी एटियोलॉजी याद करने के लिए एक कोड याद रखना है, टीना दहाले। ठीक है, टीना दाहले। ठीक है, टीना को क्या बोल रहे हैं, दाहले। ठीक है, तो टी से याद रखना है ट्रॉमा। ठीक है, आई से याद रखना है इन्फेक्शंस। ठीक है, वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, डिप्थीरिया का हो सकता है। एन से याद रखना है नियोप्लाज्म। ए से याद रखना है एटमॉस्फेरिक चेंजेस, एटमॉस्फेरिक चेंजेस। फिर डी से याद रखना है ड्रग्स। तो ड्रग्स में क्या आता है, ड्रग्स में क्विनीन हो गया, सैलिसिलेट्स हो गया, एंटीकोगुलेंट्स हो गया। ए में आता है फिर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ए से आ गया हमारा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। फिर एच से आ गया हाइपरटेंशन। फिर ए से आ गया एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, एल से आ गया ल्यूकीमिया और ई से आ गया हमारा क्या बचा, ई से कुछ बचा, ये एफ है, ई नहीं है। ठीक है, एफ से आ गया फ्रैक्चर। ठीक है,
तो ये हमारा हमने देख लिया एटियोलॉजी। फिर आते हैं टाइप्स। तो एपिस्टेक्सिस, ये याद रखना कि टीना को क्या होता है, एपिस्टेक्सिस होता है, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स। तो हमारे दो नेयर्स हमने पढ़े थे, एक होता है एक्सटर्नल नेयर जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होता है, एक होता है इंटरनल नेयर जो कहाँ खुलता है, नेसोफेरिंक्स में खुलता है। तो दोनों साइड से एपिस्टेक्सिस हो सकता है। तो एंटीरियर, इसके टाइप्स होता है एंटीरियर एपिस्टेक्सिस एंड पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। व्हेन ब्लड फ्लोज फ्रॉम फ्रंट ऑफ द नोज इट इज नोन एज एंटीरियर एपिस्टेक्सिस, एंड व्हेन blood flows back into the throat this is less common and known as posterior epistaxis. Now comes the site कि एपिस्टेक्सिस कौन सी साइट में ब्लीडिंग होती है। तो सबसे पहले आता है कीजल बैक प्लेक्सिस। आई हैव टोल्ड यू दिस अर्लियर, कीजल बैच प्लेक्सिस। इसे क्या बोला जाता है, लिटिल्स एरिया बोला जाता है। इसमें चार जो हमारी मेन आर्टरीज होती हैं उनके जो उनका क्या बोल सकते हैं हम, एक प्लेक्सिस होता है। कौन कौन सी आर्टरीज होती हैं, तो देखो एंटीरियर एथेमोइडल, सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल, स्फीनोपैलेटाइन एंड ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, ठीक है। तो इसको भी याद करने की ट्रिक होती है लेग्स, ठीक है। लेग से याद रखना है, एल से सुपीरियर लेबियल आर्टरी, ठीक है, सुपीरियर लेबियल आर्टरी। ई से याद रखना है एंटीरियर एथेमोइडल आर्टरी, ठीक है। जी से याद रखना है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, और एस से याद रखना है स्फेनोइडल आर्टरी, ठीक है। तो टीना, दाहा, एलएफ, ये याद रखना था हमें एटियोलॉजी के लिए। दूसरा हमें टीना के लेग्स याद रखने हैं। तो लेग्स क्या होता है, एल से हो गया हमारा लेबियल आर्टरी, ई से हो गया एथेमोइडल आर्टरी, जी से हो गया ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, एस से हो गया स्फेनोइडल आर्टरी। ये मिलके बनाता है कीजल बैच प्लेक्सिस, और यहाँ पर इसको बोला जाता है लिटिल्स एरिया। तो सो दिस इज कॉमनेस्ट साइट ऑफ ब्लीडिंग एंड इज सिचुएटेड इन द एंटीरो इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम अबव वेस्टिब्यूल, ठीक। तो इसको दिखा देती हूँ मैं कहाँ पे होता है ये लिटिल्स एरिया। देखो कीजल बैच प्लेक्सिस लिटिल्स एरिया बताया गया है, ये दिस पोर्शन इज लिटिल्स एरिया। यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथेमोइडल आर्टरीज मिल रही हैं, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी मिल रही है, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी मिल रही है, एंड सुपीरियर लेबियल आर्टरी मिल रही है, उसकी भी सेप्टल ब्रांच। तो ये सारी मिलके क्या बनाती है, लिटिल्स एरिया बनाती हैं, जिसको क्या बोला जाता है, कीजल बैच प्लेक्सिस बोला जाता है। ये मोस्ट कॉमन साइट होती है एपिस्टेक्सिस की, ठीक है। ये देखो यहाँ पर फिर से वही चीज दिखा रखी है। अब ये देखो यहाँ पर ब्रांच ऑफ एंगुलर आर्टरी भी है, एंटीरियर एथेमोइडल आर्टरी भी है। मेन चीज आपको ये याद रखनी है, चार मेन आर्टरीज लेग से याद करना है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। इसके अलावा और कहाँ हो सकती है ब्लीडिंग, अबव द लेवल ऑफ मिडिल टर्मिनेट, ठीक है, मिडिल टर्मिनेट के ऊपर, फ्रॉम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथेमोइडल ब्रांचेस, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर एथेमोइडल ब्रांचेस ऑफ ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है, इनमें भी क्या हो सकती है, एपिस्टेक्सिस या ब्लीडिंग हो सकती है। बिलो द लेवल ऑफ मिडिल टर्मिनेट, अब मिडिल टर्मिनेट के ऊपर जहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर एथेमोइडल ब्रांचेस आ रही हैं ऑफ्थेल्मिक आर्टरीज की। दूसरा मिडिल टर्मिनेट के नीचे जहां पर स्फेनोपैलेटाइन ब्रांच है इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी की, वहां पे हो सकती है ब्लीडिंग। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी, तो नेजल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट में ब्लीडिंग हो सकती है। इन जनरल सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स देयर अकर डिफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम सेप्टम एंड लेटरल वॉल, ठीक है। अब आता है एक इंपॉर्टेंट प्लेक्सिस दैट इज वुडरफ्स प्लेक्सिस, ठीक है, दिस इज कॉमनेस्ट साइट फॉर पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। तो वुडरफ्स प्लेक्सिस पे भी देखो यहाँ पे ये होता है वीनस प्लेक्सिस, वहां ऊपर तो था आर्टीरियल प्लेक्सिस, यहाँ पे वीनस प्लेक्सिस, और ये हमारा आ गया नेजोफेरिंक्स इधर की साइड। तो ये कहा जाता है 7 नंबर पे वुडरस प्लेक्सिस, यहाँ पर भी ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में। अगला है रिट्रोकॉल्यूमेलर वेन, दिस इज द कॉमनेस्ट साइट ऑफ ब्लीडिंग इन यंग पीपल, ठीक है। फिर आता है क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स हमें पता है ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग कैसी हो सकती है, एंटीरियर या पोस्टीरियर हो सकती है, सारा ब्लीडिंग के ही वो बता रहे हैं फीचर्स, एंटीरियर हो सकती है, पोस्टीरियर हो सकती है।
प्रोफ्यूज हो सकती है, लिटिल हो सकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत कम हो सकती है। ब्लीडिंग में भी कॉन्टिन्यूस और इंटरमिटेंट हो सकता है, होती ही रहे, या इंटरमिटेंट बीच बीच में रुक के फिर हो रही है। पेशेंट में हैव कॉफी कलर्ड वॉमिटर्स इन केस पेशेंट स्वॉलो द ब्लड। और कई बार क्या होता है, पोस्टीरियर ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट स्वॉलो कर लेता है, उसकी वजह से उसको वॉमिटिंग हो सकती है और उसमें कॉफी कलर का ब्लड प्रेजेंट हो। एंजाइटी इज यूजुअली प्रेजेंट। अब कई बार ऐसा होता है कि एंजाइटी है पेशेंट को और ब्लड देख लिया तो और ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है। शॉक में भी प्रेजेंट इन केसेस ऑफ सीवियर एपिस्टैक्सिस। तो अगर कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है तो, और एंटीरियर है या पोस्टीरियर भी हो सकती है, उसमें क्या होगा, शॉक की कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि इन केस ब्लीडिंग हो रही है और रुका ही नहीं, ब्लड रुका ही नहीं, तो शॉक में भी जा सकता है पेशेंट, ठीक है। तो इट इज अ सीवियर कंडीशन एंड शुड बी मॉनिटर्ड क्विकली। फिर आता है इन्वेस्टिगेशंस। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर एंड पल्स, मॉनिटर करते रहना है। इफ फास्ट तो मैसिव हेमरेज हो रहा है यानी। कंप्लीट ब्लड काउंट हमें कराना है टू रूल आउट एनीमिया और एनी इन्फेक्शन। रेडियोग्राफी में रिवील फ्रैक्चर। अब रेडियोग्राफी अगर हम करा रहे हैं, एक्सरे वगैरह, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि ट्रॉमा का केस है या मैलिग्नेंसी है या साइनोसाइटिस है। ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में हमें इसमें क्या करना है, ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, जिसकी वजह से हो रहा है। तो हमने जितने भी कॉजेज देखे, जैसे टीना में कॉज देखा हमने, मान लिया ट्रॉमा है, इन्फेक्शन है, नियोप्लाज्म है, और क्या था, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं अगर, तो इनका ट्रीटमेंट करना है सबसे पहले। पिंचिंग द नोज फॉर फ्यू मिनट्स, और थोड़ी देर के लिए क्या करना है, नोज को पिंच करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉजेज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ वेसल्स इन द लिटल्स एरिया। कोल्ड कंप्रेस हम यूज कर सकते हैं ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए, जिससे कि रिफ्लेक्स वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। ट्रॉटर्स मेथड हम यूज कर सकते हैं, ट्रॉटर्स मैन्यूवर। पेशेंट इज मेड टू सिट लीनिंग अ लिटिल फॉरवर्ड ओवर द बेसिन टू स्पिट द ब्लड। तो थोड़ा सा लीन करके बेसिन के फॉरवर्ड में बैठना है, फॉरवर्ड लीन करके पेशेंट को बैठना है बेसिन में, जिससे कि जो ब्लड है उसको स्पिट कर सके। एंटीबायोटिक्स आर एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। इसके अलावा अगर हमें ब्लीडर पॉइंट पता है कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो हम कॉटराइजेशन इसमें यूज कर सकते हैं। कॉटराइजेशन में क्या आता है, ब्लीडिंग पॉइंट में भी कॉटराइज विथ 50% सिल्वर नाइट्रेट और 50% ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड, ठीक है, इससे हम कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, पहले तो हमने जनरल मेजर्स देख लिया, हमें क्या करना है, ट्रॉटर्स मैनूवर फॉलो करना है, पिंचिंग करनी है, कोल्ड कंप्रेस करना है, एंटीबायोटिक्स यूज करना है, कॉटराइजेशन हमने देखा अगर हमें ब्लीडिंग पॉइंट पता है। फिर इसके अलावा हम करते हैं नेजल पैकिंग, ठीक है। नेजल पैकिंग कैसे की जाती है, एंटीरियर नेजल पैकिंग एंड पोस्टीरियर नेजल पैकिंग। एंटीरियर नेजल पैकिंग में क्या करते हैं, तो इसके लिए ये पिक्चर देखो पहले, यहाँ पे कुछ कॉजेज बता रखे हैं। फिर देखो एंटीरियर नेजल पैकिंग, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, बेयोनेट फोर्सेप यूज की जाती है, बेयोनेट फोर्सेप इज यूज्ड। ये ऐसे 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 करके दिखा रखी है ना, टेढ़ी सी, तो इसे बोला जाता है बेयोनेट फोर्सेप। ये यूज करी जाती है एंटीरियर पैकिंग करने के लिए। एंटीरियर नेजल पैकिंग कब करते हैं, जब प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, और हम लोकलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर वो एरिया कहाँ है, किधर से हो रही है, ठीक है। तो इसमें हम रिबन गॉज लेते हैं, ये दिखा रखा है रिबन गॉज, ठीक है। रिबन गॉज लेते हैं और इसको हम डिप करते हैं लिक्विड पैराफिन में, ठीक है, लिक्विड पैराफिन में डिप करते हैं, या फिर इसके लिए आता है BIPP। BIPP क्या होता है, बिस्मथ, आई से आता है आयोडोफॉर्म, P से आता है पैराफिन, एंड P इज फॉर पेस्ट। तो इसके पेस्ट में इसको डिप किया जाता है। इसको डिप करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो बिस्मथ होता है वो एंटी एस्ट्रिंजेंट इसका फंक्शन होता है। आइडोफॉर्म हमें पता है एंटीसेप्टिक है। पैराफिन जो है एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, तो हम इजीली इसको इंसर्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक रिबन गॉज लिया, इसको हमने डुबाया, इसको हमने डिप किया लिक्विड पैराफिन या फिर BIPP बिस्मथ आइडोफॉर्म पैराफिन पेस्ट में, ठीक है। कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स हमें क्या करना है, फोल्ड करने हैं और इसको इंसर्ट करना है। और कैसे इंसर्ट करना है, अलोंग द फ्लोर, ठीक है, फ्लोर पे जाना है सबसे पहले हमने, फिर फ्लोर पे इंसर्ट करना है। फिर
और ऐसे करते करते हमें पूरी नेजल कैविटी इसमें पैक कर देनी है, ठीक है। बॉटम से टॉप की तरफ हम जाएंगे। और फिर इसको हमें कब रिमूव करना है, अब मान लिया हमने ये डाल दिया, अब इसको कब रिमूव करना है, तो आफ्टर 24 आवर्स हमें इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी एंटीरियर पैकिंग। ऐसी की जाती है पोस्टीरियर पैकिंग। पोस्टीरियर पैकिंग हम कब करते हैं, जब पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक रबर कैथेटर यूज करते हैं जिसको हम नॉस्ट्रिल के थ्रू डालते हैं और माउथ में निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका डायग्राम होगा, इसमें क्लियर नहीं है, चलो इसको ऐसे ही समझो। क्या करते हैं, हम एक रबर कैथेटर लेते हैं, इसको नोज के थ्रू डाल के और माउथ से हम निकाल देते हैं, ठीक है। माउथ से निकाला, फिर अब क्या होता है, रबर कैथेटर तो ये हो गया। अब हम क्या लेते हैं, गॉज का रोल लेते हैं, ठीक है, जिसमें 3 थ्रेड्स लगे होते हैं। एक गॉज का हमने रोल लिया ऐसे, ठीक है, इसको बांध दिया, इसमें 3 थ्रेड लगे होते हैं, ठीक है। और ये थ्रेड कैसे होते हैं, हर एक एंड पे 1 2 3 ऐसे 3 थ्रेड्स लगे होते हैं, ठीक है। सिल्क थ्रेड लेते हैं। अब ये क्या करते हैं, दिस सिल्क tied to the end of gauze is tied to the nasal catheter and catheter withdrawn from the nose। अब इसको क्या करते हैं, हमने यहाँ से कैथेटर निकाला था, अब इसको हम क्या करते हैं, इस कैथेटर में ऊपर बांध देते हैं, यहाँ पर से ऐसे करके बांध देंगे। अब हम क्या करते हैं, ये जो कैथेटर है इसको बाहर निकालते हैं, जिससे कि ये जो गॉज है ये अंदर चला जाए, ठीक है, क्योंकि इसके साथ हमने बांध रखा है। फिर हम क्या करते हैं, इससे हम पोस्टीरियर जो नेयर है उसको पैक करते हैं, ठीक है। और इसमें हम अपनी इंडेक्स फिंगर का भी यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ इससे जो एंटीरियर नेजल कैविटी है वो भी पैक हो जाती है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये हमने जब डाला तो बाहर से थ्रेड लटका रहता है, ठीक है, बाहर से हम थ्रेड निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं, ताकि इसको हम इजीली रिमूव कर पाए, इसीलिए तो हमने 3 थ्रेड्स डाले, ताकि एक थ्रेड हम माउथ से बाहर निकाल दें, जिससे कि हम उसे इजीली निकाल सके और ऐसा ना हो कि वो जो हमने गॉज डाला वो अंदर चला जाए, ठीक है, पैरिंग्स में चला जाए। तो इस वजह से हम ऐसे पोस्टीरियर पैकिंग करते हैं, ठीक है। इसमें क्लियर डायग्राम नहीं है, तो अब थ्योरी पढ़ेंगे फिर समझ आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, एंटीरियर नेजल पैकिंग इज डन इफ द ब्लीडिंग इज प्रोफ्यूज एंड द साइट ऑफ ब्लीडिंग इज डिफिकल्ट टू लोकलाइज। इन दिस केस नोज इज पैक्ड विद रिबन गॉज का हम इसमें यूज करते हैं। और कौन सी फॉर्सेप इसमें यूज करते हैं, बेयोनेट फॉर्सेप इज यूज्ड। इसमें क्या यूज करते हैं हम, लिक्विड पैराफिन या फिर BIPP मैंने बताया, बिस्मथ आइडोफॉर्म पैराफिन पेस्ट। फर्स्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ गॉज इज फोल्डेड अप itself and inserted along the फ्लोर के along में हम इंसर्ट करते हैं, फिर उससे पूरी नेजल कैविटी पैक की जाती है। कैसे, सॉरी, बॉटम टू टॉप हम इसे पैक करते हैं। द पैक इज रिमूव्ड आफ्टर 24 आवर्स, और 24 आवर्स के बाद इस पैक को रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट कम्स पोस्टीरियर नेजल पैकिंग। तो पोस्टीरियर नेजल पैकिंग इज प्रेफर्ड फॉर पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस, ठीक है। एक रबर कैथेटर लेते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं, नॉस्ट्रल से लेके माउथ में निकाल देते हैं। फिर एक गॉज का रोल लेते हैं, to which 3 silk threads must be tied, और इससे 3 silk threads बांधे जाते हैं, 1 at each end and other 1 at middle। एक बीच में बांधते हैं और 2 ends पे बांधते हैं। The silk tied to the end of the gauze is tied to nasal catheter, ठीक है। अब ये जो सिल्क थ्रेड था जो कि गॉज के एंड पर बंधा हुआ है, इसको हम कैथेटर से ट्राई करते हैं और कैथेटर को नोज से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। The pack which follows the silk thread is now guided into nasopharynx with the index finger, ठीक है। अब जो पैक हमने डाला उसको हम इंडेक्स फिंगर से गाइड करते हैं। एंटीरियर नेजल कैविटी इज नाउ पैक्ड। अब क्या हो गया है, एंटीरियर नेजल कैविटी पैक हो चुकी है हमारी। द सिल्क थ्रेड्स आर टाइड ओवर अ डेंटल रोल। The third silk thread, which is cut short, hangs in oropharynx and helps in easy removal of the post nasal packing। तो इसमें हमें हेल्प करता है। फिर आता है पोस्टीरियर नेजल पैकिंग, और हम कैसे कर सकते हैं, तो और हम इसको यूज कर सकते हैं फोलिस कैथेटर का। तो फोलिस कैथेटर मैंने पहले भी, अगर आप लोगों ने मेरे से पढ़ा है तो मैंने बताया होगा पिछले कुछ लेक्चर्स में, कि एक कैथेटर होता है, उसके आगे से बलून होता है,
ठीक है, सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर बोला जाता है। जैसे हम इसको इंसर्ट करते हैं तो बैलून को इन्फ्लेट कर देते हैं जिससे कि बाहर नहीं आ पाता, तो हम इसे एक टेम्पोनेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो फोलीज कैथेटर आर यूज्ड फॉर दिस एंड इंट्रोड्यूस इनटू द नोज एंड स्लिड अप टू द नेसोफैरिंक्स। द बल्ब ऑफ द कैथेटर इज इन्फ्लेटेड यूजिंग एयर। तो एयर को यूज करके हम इसको इन्फ्लेट कर देते हैं जिससे कि वहां पे जो ब्लीडिंग वेसल्स होती हैं उनमें एक टेम्पोनेट क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा लिगेशन ऑफ वेसल्स हम यूज कर सकते हैं। व्हेन अबव मेजर फेल्स, ठीक है, ऊपर जितना हमने चीजें की वो फेल्स हो गया, तब हम क्या करते हैं, लिगेशन ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी एंड एंटीरियर एथिमेडल आर्टरी को यूज किया जाता है, लिगेशन कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस बता रखा है इंटीरियर और पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में। तो देखो इंसिडेंस एंटीरियर का मोस्ट कॉमन होता है, पोस्टीरियर लेस कॉमन देखने के लिए मिलता है, कई बार ये पता ही नहीं चल पाता। ब्लड फ्लो फ्रॉम द फ्रंट ऑफ नोज, back of the throat, commonest site little's area either Woodruff's plexus, age children and young adults, posterior epistaxis में more than 40 years of age, common cause trauma, posterior epistaxis में hypertension, localization of bleeding site easily हम localize कर सकते हैं कि कहाँ से bleeding हो रही है, बल्कि जबकि जो posterior epistaxis है it is difficult to localize where the bleeding site is. Severity, the anterior epistaxis is less severe, posterior epistaxis is more severe. Treatment, local pressure and anterior packing, requires hospitalization and posterior packing. ठीक है, तो अब हम इसका एक जल्दी से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम इसमें रिवाइज करते हैं। तो देखो एपिस्टेक्सिस का ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले परफॉर्म ट्रॉटर्स मेथड, ट्रॉटर्स मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को लीन डाउन कराते हैं, ठीक है, आगे को झुकने के लिए कहते हैं जिससे कि जो ब्लड है एक्सेस वो बाहर आ जाए। ठीक है, और फिर हम इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं साइट को, आइडेंटिफाई द साइट कि कहाँ से आखिर ब्लीडिंग पॉइंट है कहाँ। ठीक है, इसको हम इसमें एंडोस्कोपी की हेल्प ले सकते हैं, एंडोस्कोपी, राइट, ये चीज हो गई। अब अगर ब्लीडिंग पॉइंट आइडेंटिफाइड हो जाता है, ब्लीडर आइडेंटिफाइड, तो हमें क्या करना है, हम इसमें केमिकल कॉटराइजेशन कर देंगे जल्दी से। केमिकल कॉटरी, केमिकल कॉटरी में हम क्या यूज करते हैं, तो इसमें पहले भी बताया था मैंने, सिल्वर नाइट्रेट और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इसमें यूज किया जाता है। दूसरा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रो कॉटरी कर सकते हैं, इलेक्ट्रो कॉटरी इसमें यूज की जा सकती है। अब तीसरा, अगर ब्लीडिंग पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, सो ब्लीडर नॉट आइडेंटिफाइड, ठीक है, ब्लीडिंग पॉइंट आइडेंटिफाइड नहीं हो पाया, तो हमें क्या करना है, एंटीरियर नेजल पैकिंग करनी है, एंटीरियर नेजल पैकिंग हमें करनी है। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, पोस्टीरियर नेजल पैकिंग कर सकते हैं, पोस्टीरियर नेजल पैकिंग। और अगर इससे भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो एक प्रोसीजर होता है टेस्पेल, तो हमें टेस्पेल करना है। अब टेस्पेल क्या होता है, तो टेस्पेल होता है ट्रांस नेजल एंडोस्कोपिक स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी लाइगेशन, राइट। तो जल्दी से देखते हैं हमने क्या सीखा।
सबसे पहले हमें ट्रॉटर्स मेथड करना है, फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस साइड से ब्लीडिंग हो रही है। अगर ब्लीडर आइडेंटिफाइड हो गया है तो हम केमिकल कॉटरी यूज़ कर सकते हैं, इसमें हमें सिल्वर नाइट्रेट या फिर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यूज़ करना है। इलेक्ट्रो कॉटरी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्लीडर आइडेंटिफाई नहीं हो पाया तो हमें एंटीरियर नेजल पैकिंग करते हैं, पोस्टीरियर नेजल पैकिंग करते हैं। और अगर इनसे भी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो हमें टेस्पिल करना है। टेस्पिल क्या होता है? ट्रांस नेजल एंडोस्कोपिक स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी लाइगेशन, आर्टरी को लाइगेट कर दो। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा एपिस्टेक्सिस फिनिश होता है। आई होप कि आप लोगों को ये जो लेक्चर है समझ आया होगा। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।